Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. I'm Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं आज देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक और कारोबारी खबरों के साथ। आज रविवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं शामिल और हमसे पूछ सकते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। हमसे बातें करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं एस रंगाभाष्यम। Thank you, Manoj. The top stories. Focus should be on making quality products that meet global demands, says Prime Minister Narendra Modi during a meet to boost manufacturing of Indian toys. Foreign investors pump in over 41,000 crore rupees in the Indian capital market so far in August. And America can stop business and decouple its economy from China, says US President Donald Trump. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर इन्हें लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया। भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी निवेशकों ने अगस्त महीने में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका चीन के साथ कारोबार बंद करने के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को उससे अलग कर सकता है। Well, now for all the details. Prime Minister Narendra Modi has held a meeting with senior ministers and officials to discuss ways to boost manufacturing and global imprint of Indian toys. He said India is home to several toy clusters and thousands of artisans who produce indigenous toys, which not only have cultural connect but also helps in building life skills and psychomotor skills among children at an early age. Mr. Modi said such clusters should be promoted through innovative and creative methods. It was informed that the Indian toy market has huge potential and can bring a transformative change in the industry by promoting Vocal for Local under the Atmanirbhar Bharat campaign. The Prime Minister said focus should be on use of technology and innovation and also towards manufacturing quality products that meet global standards. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे ठाणे से आदित्य को। आदित्य जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछिए। धीरेन्द्र जी नमस्कार। जी नमस्ते, सवाल पूछिए। पहले मेरा सवाल यह है कि इतना इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है निवेशक द्वारा, क्या ये सही है? कि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आ रहा है स्मॉल एंड मिड कैप में, खासकर स्मॉल कैप में। अभी फिर से उन्होंने अंडर परफॉर्मिंग शुरू की है, तो क्या आपको लगता है ये सही है? और इससे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न का रिकवरी हुई? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो ट्रम्प ने कहा है कि वो अमेरिका और चाइना दोनों इकोनॉमीज को अलग कर लेंगे, तो क्या इससे जो म्यूचुअल फंड अमेरिका में स्थित हैं या जो म्यूचुअल फंड चाइना में स्थित है, जिन्होंने एक दूसरे कंट्रीज में लगाया है पैसा, अमेरिका वाले ने चाइना में, चाइना वाले ने अमेरिका में लगाया है, तो उन पे क्या असर आप देखते हैं? Yes, Dhirendra. एक तो कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो बहुत सारा पैसा आ रहा है और बहुत वृद्धि हुई है, पिछले 3 महीने में गिरने के बाद पिछले 3 महीने में मिड कैप स्टॉक, मिड कैप फंड 30% बढ़ गए। स्मॉल कैप स्टॉक करीब 38% बढ़ गए। तो अगर लोग ये उम्मीद करके आ रहे हैं कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा बनेगा और वो चले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए बड़ी निराशा होगी।
क्योंकि उसके पहले लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 3 साल में मिड कैप इतनी वृद्धि के बावजूद भी मिड कैप फंड में लोगों का पैसा जो बना है वो करीब 2.5% है, और स्मॉल कैप में अभी तक निवेशक 3 साल पहले लगाया हुआ पैसा अभी तक निवेशक उभर नहीं पाए। तो स्मॉल कैप और मिड कैप तो हमेशा ऐसे ही होते हैं, भारी उतार और चढ़ाव, और पैसा बनाने के लिए आपको लंबे समय तक टिकना होता है। बढ़े हुए बाजार में या दाम बढ़ने के बाद पैसा लगाने में के बाद पैसा बनने की उम्मीद कम होती है। तो पुराना पैसा जो लगा हुआ था उसमें लोगों की वृद्धि हुई है अभी लगाया हुआ पैसा में, और ये अच्छा है या खराब है? अगर आप कम समय के लिए लगा रहे हैं और तो ये आपकी उम्मीद पे नहीं खरा उतरेगा। अगर आप 5-7 साल के लिए लगा रहे हैं, धीरे धीरे लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में लोगों को फायदा होता है, और ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भारी उतार चढ़ाव होती है कि इसमें लोगों के लिए टिके रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये ट्रम्प का कहना, मुझे इन सारी चीजों के बारे में ये कहना है कि इन चीजों पे मेरा बस खास चलता नहीं है, तो मैं इन पे ज्यादा ध्यान देता नहीं, क्योंकि ट्रम्प आज क्या कह रहे हैं और क्या बाजार में सचमुच, क्या अमेरिकी बाजार में सब कुछ चाइना से लेना बंद करना संभव है कि नहीं है। जरूर इसका असर तो होगा, लंबे समय में होगा, 5 साल 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कहीं स्प्रेड होंगे, अमेरिका अपने आप को डिरिस्क करेगा। चाइना पे जो हाल फिलहाल पिछले 6 से 8 महीने में जो कुछ भी हुआ है उसका असर हमें दिख रहा है। ये रातों रात इसका कुछ असर होगा मुझे नहीं लगता है, धीरे धीरे होगा। और क्या मिस्टर ट्रम्प रह पाएंगे अगले इलेक्शन में, और क्या वहां पे कोई फेरबदल होगा, क्या वहां के ये इस गुड पॉलिसी में, जो कि मुझे लगता है कि एक काफी हद तक इरिवर्सिबल था ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड, ये क्या उसमें रिवर्सल हो सकता है? इन चीजों के बारे में मैं कम ध्यान देता हूँ, मैं नजर रखता हूँ, लेकिन या सुनता हूँ या पढ़ता हूँ आपकी तरह खबर, लेकिन उसके आधार पे मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाता। Right. Let's move on and take our next caller. We have Fateh joining us from Telangana. Good evening and welcome to Market Mantra. गुड इवनिंग सर। Yeah, go ahead. Put your question. सर अभी ये मार्केट बढ़ा ना सर, ये बड़े सोचते को शक्तिकांत दास CNBC आवाज चैनल पे मार्केट फिर करेक्शन आता बोल के बोल रहे हैं। तो अभी तो गवर्नमेंट बैंक्स पूरी तरीके से नहीं बढ़े ना, ओनली प्राइवेट बैंक्स ओनली शेयर्स बढ़े, गवर्नमेंट बैंक के जितने हैं जाके वही है, वो तो ऊपर नहीं गए हैं जी। इसके लिए बैंक, इसलिए फिर इसमें गवर्नमेंट बैंक में फिर करेक्शन आता क्या बोल के आपसे मालूमात कर रहा हूँ सर। यस धीरेन्द्र, क्या कहेंगे आप? हाँ, सरकारी बैंकों में भारी गिरावट हुई है और लंबे समय से यहाँ पे कोई खास पैसा नहीं बना है, और पब्लिक सेक्टर के बैंक की बदहाली का कारण बड़ा सुलझा हुआ है कि ये बैंक बड़े ये बहुत वेल स्प्रेड है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक का रिफॉर्म चल रहा है। लोग क्योंकि अभी आपको ध्यान होगा कि ये कोरोना क्राइसिस का, ये जो चाइनीज वायरस का क्राइसिस है, इसकी शुरुआत के पहले बड़े बड़े बैंकों का विलय हुआ, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक, और 4 बड़े बैंक अब खड़े हो गए हैं। उसके बावजूद जो एनपीए प्रॉब्लम और इनकी मैनेजमेंट को प्रोफेशनलाइज करने का और वहाँ पे लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन लाने का, और जिस तरह से ये पैसा ये देते हैं और किस तरह से पैसा रिकवर करते हैं, इन सारे प्रोसेस को बदलने का, वो मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ ऐसा हुआ है। और वहाँ पे बड़े मेहनत और बहुत काम करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं होता, मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर की जो बदहाली जो आज के दिन ऐतिहासिक स्तर पे पहुंच गई है, पब्लिक सेक्टर बैंक अपने अधिकतम प्राइस टू बुक वैल्यू डिस्काउंट पे चल रहे हैं। अगर आप स्टेट बैंक, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे विकसित बैंक है, इतना बड़ा डिपॉजिट बेस है, सारे दूसरे बैंकों को अगर जोड़ दिया जाए उससे ज्यादा बड़ा डिपॉजिट बेस स्टेट बैंक का है, उसके बावजूद भी, और वेल मैनेज बैंक भी है, लेकिन उसके बावजूद जो बैंकों का जो कारोबार है, जिसमें कि आपको समझ करके और संभाल करके पैसा देना होता है, और इस तरह देना होता है ताकि पैसा वापस आ पाए, या मुस्तैदी से नजर रखना होता है बैंकों का, ये एक बहुत बड़ा, केवल डिपॉजिट रेज करना और ही केवल काम नहीं है। तो और वही उस पे ही आधारित है बैंकों का मुनाफा, और वहां पे इनकी बड़ी कमजोरी दिखती है। और उसमें जब तक बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाया जाएगा, सरकार का मालिक होना ही इन बैंकों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। या सरकार का मालिक होना, सरकार का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होना, या सरकारी ओन्ड होना, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इन बैंक के लिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे छोटे बैंक भी हैं, बहुत सारे अच्छे
बड़े बैंक, प्राइवेट बैंक तो है ही है, लेकिन एक अगर कोई शानदार पब्लिक सेक्टर बैंक अगर ढूंढना हो तो ढूंढे नहीं मिलता है। और मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कदम उठाए गए हैं, बहुत सारा कदम उठाया गया है। पहले स्टेट बैंक के सारे सब्सिडीज का विलय हुआ, अब 4 बड़े बैंक बन गए हैं, बहुत छोटे छोटे बैंक कम हुए हैं। बैलेंस शीट को पिछले 10 साल से क्लीन किया जा रहा है, इनके एनपीएस को 6-7 साल से। लेकिन मुझे लगता है कि ये आने वाले दौर में यहाँ पे अगर कोई बड़ा बदलाव होता है कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को अकाउंटेबल किया जाता है अपने बैंकों को चलाने के लिए, और उस तरह से मैनेजमेंट अगर सेटअप किया जाता है और सरकार इसको प्रोत्साहन देती है, तब तक मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक से ज्यादा उम्मीद न रखें। आइए तेलंगाना से लौटे गुरुग्राम से हमारे साथ हैं गौरव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछिए। गुड इवनिंग धीरेन्द्र जी। गुड इवनिंग। I want your advice that for a monthly SIP of ₹3 lakh, how many funds should one have in his portfolio? Like currently I am investing in 9 funds. So what I think 4 funds will actually do the job. And moving beyond 4 or 5 funds will lead to, diversification which is not meaningful. Because if you have to invest in 9 funds, you end up being an index fund. And if you end up being an index fund at the underlying level, because if you are investing 3 lakh rupees in 9 funds, you're diversified depending on what's the kind of fund. But I understand that you'll be investing in different kind of funds. It will be wise to actually be investing in an index fund and incur a very low cost, because everything else being equal, low cost itself will create an advantage. Unless you are choosing 3 or 4 well performing and keeping an eye, you will be interested in those 4 stocks because you have sizable money going here. There are 2 advantages. One is that you get meaningful diversification with fewer funds. The other is that you are meaningfully interested in those funds. When you invest in 9 of them, 2 of them are not doing well, you are not interested because there's a small money going into it. And that is how you think. When you have meaningful money going into it, you say, I need to do something about it. I need to worry more, or you need to act, you need to change. You don't need to change mutual funds every day. But, if you need to change it every 2-3 years, and you will change only if there's a meaningful interest in that. If for all your accumulation, the poor performing ones will end up being less than 10%, or 5% or 7%. So you become interested, and I think, choosing a good fund has its own reward. Right. And let's move on and take our next caller. Joining us next is Arun Malhotra from Delhi. Good evening, Mr. Malhotra. And what's it that you would like to discuss with Dhirendra ji? We have discussed so many things, but we have never discussed our tax liabilities towards the mutual fund. Everybody is ignorant about our tax liabilities for the income or short term or the long term. Thank you. Okay. Yes. No, the tax laws are pretty straightforward, and we often get questions about tax issues or tax implication of investing in mutual funds. The mutual fund tax regime is pretty clear. When you invest in an equity fund, the tax regime is different for equity funds and debt funds, first and foremost. For equity funds, the short-term capital gains is applicable if you invest and redeem within 1 year, and that is 15% flat. If you redeem after one year, it is treated as long-term capital gains tax, and it is taxed at 10%. In case of debt funds, that long-term and short-term definition is extended to 3 years. And so if you redeem your debt fund investment before 3 years, it is added to your income. It is not flat 15%. Short-term capital gains tax, capital gains on debt funds is, your marginal tax rate. It is added to your income and you are taxed accordingly. For investment of over 3 years in a debt fund, this is taxed at post-indexation. There is a capital gains index which is published within every budget in this country. Effectively, it means that your investment is adjusted for the inflation, and the post-inflation, the return on the debt fund over and above inflation is taxed at 20%. So this is pretty straightforward. There is one thing which I would like to say that people should remember: for your old investment, all the capital gains that has accrued, because in this country, the capital
investment in long-term, equity funds were exempt from long-term capital gains tax. So all the gains that has accrued on your old investment up till 31st of January 2018 is tax sheltered. It is grandfathered. You don't have to pay taxes on all your mutual fund gains, equity mutual fund gains, which has happened as on 31st of January 2018. All the gains of your old investment which has accrued after 1st of February 2018 is liable for this new tax, which of 10% long-term capital gains tax. हमारे साथ मुंबई से हैं फोन लाइन पर कुमार जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। कुमार साहब लाइन पर हैं हमारे साथ। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, आवाज काफी ऊपर नीचे। हाँ, एक बार फिर से आप मिला लें, फिर से आप लाइन मिला लें, तब सुविधा होगी। आइए हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी निवेशकों ने अगस्त महीने में 41,330 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआईज ने 3 से 21 अगस्त के बीच इक्विटी में 40,262 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि 1,068 करोड़ रुपए से अधिक डेट सेगमेंट में निवेश हुए। इससे पहले पिछले 2 महीनों में लगातार एफपीआईज की ओर से खरीदारी की गई। जुलाई महीने में 3,301 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जबकि जून महीने में 24,053 करोड़ रुपए का निवेश एफपीआई ने किया था। Well, let's continue with phone calls, and joining us next is Pradeep from Sonipat in Haryana. Good evening and welcome to Market Mantra. जी नमस्कार सर जी। नमस्कार, अपना सवाल मेरे पूछिए। 2 क्वेश्चन है सर जी। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले इंटरेस्ट डाउनिंग आ गए हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक है चाहे वो सरकारी बैंक है, कोरोना की वजह से। जी। क्या भविष्य में जैसे कि 2021 में ये इंटरेस्ट हाई हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है? एक क्वेश्चन मेरा ये है जी। और एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि एयू फाइनेंस बैंक है जी, तो जैसे कि सरकारी बैंकों से वो थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट देता है जी जी, तो क्या हमें उस बैंक की एफडी या आरडी वगैरह करवानी चाहिए? राइट। यस धीरेन्द्र, इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक नया छोटा बैंक है और इसकी शुरुआत काफी कम दिन पहले हुई थी, पर ये काफी वेल कैपिटलाइज्ड है और कोई बैंक 5 लाख रुपए तक अब इसमें डिपॉजिट के इंश्योरेंस का प्रावधान किया जा रहा था। पता नहीं ये हो पाया है कि नहीं, पर शायद मुझे उम्मीद है कि हो गया है। और अधिकतर बैंक उतने ही सुरक्षित या सुरक्षित है। सरकारी बैंक में ब्याज कम मिलता है, लेकिन लोगों का अंडरस्टैंडिंग है और सरकार ने देखा है कि हमारे बड़े बैंक कोई डूबे ना, और डिपॉजिटर का पैसा तो खास कर नहीं डूबे। आरबीआई ने बड़ा प्रावधान किया हुआ है, बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं जिसकी वजह से बैंकों में खासकर डिपॉजिटर का पैसा न डूबे, और अगर डूबने के कगार पे अगर जा रहा हो तो आरबीआई उसमें बहुत सारे कदम उठाता है। जरूरत पड़े तो बैंक के मालिकों को निकाल देता है, बैंक को टेक ओवर कर लेता है, देखता है कि बैंक। उसके बावजूद एक आध कोऑपरेटिव बैंक में लोगों का नुकसान हुआ है। हाल फिलहाल इस तरह की स्थिति येस बैंक में हुई थी, तो आरबीआई ने बड़े कदम उठाए, उनके पुराने मैनेजमेंट को निकाल दिया, एक नया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट किया, उस बैंक में बहुत सारा पूंजी लगाने का प्रावधान किया जा रहा है, और अब वो बैंक में लोगों का पैसा सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए। एक बार जब बैंक में भगदड़ मच जाता है तो लोगों के भगदड़ की वजह से ही बैंक अधिकतर डूब जाते हैं, और वैसी अनिश्चितता को दूर करने के लिए आरबीआई का प्रावधान है कि वहां पे एडिक्वेट कैपिटल है। तो मुझे लगता है कि अभी जो आरबीआई का प्रावधान है जिससे कि हर एक बैंक को कंप्लाई करना पड़ता है, उस हिसाब से ये सब बैंक असुरक्षित नहीं है। ब्याज दरें बढ़ेंगी कि नहीं? हाँ, ब्याज दरों में भारी कटौती हुई है, इसकी उम्मीद नहीं थी, और इतने बड़े संकट की हमें उम्मीद नहीं थी। इस संकट के ये इतना व्यापक और इतना गंभीर संकट था कि हमारा सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई, और ब्याज दरों की कमी से, इसकी वजह से डिपॉजिट का या मोमेंटम नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक दौर है, इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है ये दौर जारी रहेगा,
अभी ब्याज दरों में कमी हुई है, 1-1.5 साल 2 साल में जरूर इसमें बढ़त होगी। अगर आपको आपकी ब्याज की आमदनी पे अगर आपकी निर्भरता थी तो आपको देखना चाहिए कि दूसरे और कौन से ऐसे सुरक्षित विकल्प हैं जहां पे आपको पैसा बेहतर रिटर्न मिल सकता है। आज के दिन अगर आप वृद्ध हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मुझे लगता है सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एक विकल्प है और ये सबसे सुरक्षित भी है। या फिर प्रधानमंत्री योजना जो कि LIC चलाती है, वहां पे भी आपको बेहतर रिटर्न मिलता है डिपॉजिट की तुलना में, या पोस्ट ऑफिस का MIP आपको बेहतर रिटर्न देता है उसकी तुलना में। तो आप देखिए कि आपकी ज्यादा ब्याज की जो जरूरत है अपने निश्चित आपके सुरक्षित आमदनी के लिए, वो कहीं और से निकल सकता है और भविष्य में 1-1.5 साल 2 साल में जरूर ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो और ये ब्याज दरों का बढ़ना 2 चीज पे आधारित है। एक तो अभी हाल फिलहाल जो हुआ है वो RBI का इनिशिएटिव है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में भारी मंदी आ रही थी और उनका और अर्थशास्त्रियों का मानना ये है कि ब्याज दरों में कमी करने से लोग आसानी से उधार लेंगे और इकोनॉमी को इसका फायदा मिलेगा। दूसरा, ब्याज दरों में जो कमी है वो अधिकतर आमतौर पे महंगाई दर पे निर्भर करता है और मुझे लगता है कि महंगाई दरें अगर बहुत कम हो जाती हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सब चीजों का सप्लाई बढ़ा है और डिमांड इतना कम है और जिसमें महंगाई बढ़ने की उम्मीद नहीं है, तो वैसी स्थिति में ब्याज दरें आसानी से नहीं बढ़ेंगी, लेकिन ये साइक्लिकल है, 1-2 साल में जरूर बढ़ेंगी। आइए चले मुंबई से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अरुण जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मार्केट मंत्री टीम को मेरा नमस्कार। धीरेन्द्र जी से मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड में मैं इन्वेस्ट करता था और मैंने अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड से फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड में लास्ट 5-6 साल से अभी मेरा जो इन्वेस्टमेंट है और वैल्यू है दोनों इक्वल है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे को इससे निकल के कहाँ डालने का पैसा, बोलो। इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आपको इस पैसे की जरूरत है। जी, it seems that the line has snapped with him. Franklin Equity Fund has struggled a bit, and if this money was moving, maybe a movement of money from the ultra short term bond fund से इक्विटी में पैसा जाना भी बंद हो गया होगा, क्योंकि उन फंड में जिसमें आपका पैसा लगा हुआ था वहां रुकावट हो गई। और अल्ट्रा शॉर्ट फंड में जो सबसे कम दिन पहले ये जानकारी आई है, 2 दिन पहले ये जानकारी आई है कि वहां पे आपका 20% पैसा लिक्विड पड़ा हुआ है और अभी तक वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि और कोर्ट में रोज ये हियरिंग जारी है। फ्राइडे को भी हुआ था और फिर ये सोमवार से ये दोबारा शुरू होने वाला है। वो आपका जो आधा पैसा जो मूव कर चुका है वो फंसा हुआ है। और इक्विटी फंड जिससे कि आपको पैसे की ये फंड अच्छा है, हाल फिलहाल ये अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे फ्रैंकलिन के इक्विटी फंड अच्छे लगते हैं क्योंकि उसका क्वालिटी ओरिएंटेशन अच्छा है। लेकिन फ्रैंकलिन में जो कुछ हुआ है उसका असर फ्रैंकलिन कंपनी पे काफी विस्तृत तरीके से पड़ सकता है, तो उससे कॉल लेना चाहिए। लेकिन हाल अभी तुरंत मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई कदम उठाना चाहिए। Right, and before we take more calls, let's take a look at some of the other news stories. US President Donald Trump has said that America can stop business and decouple its economy from China. In an interview to a television channel, he said that US does not have to do business with China. In reply to a question on decoupling the US economy from China, Trump said if China does not treat the US fairly, he will certainly do that. In June, US Treasury Secretary Steven Mnuchin said that decoupling the US and Chinese economies will happen if US companies are not allowed to compete on a fair and level basis in China's economy. Trump entered into a high-stakes trade war with China before reaching a partial Phase 1 trade deal in January. Trump has since shut the door on Phase 2 negotiations, saying he is unhappy with Beijing's handling of the global pandemic. आइए चलें चेन्नई से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर चंद्रकांत जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। सब, मेरा नाम चंद्रकांत सोलंकी है, मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत आपका। हाँ, लास्ट वीक आई हैड इंक्वायर्ड अबाउट ISIN नंबर फॉर म्यूचुअल फंड फॉर विच इनकम टैक्स के लिए पूछा था मैंने। नो, आई गॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट and I would like to convey to all the people who are listening to this program
income tax people said that it is a 12-digit alphanumerical numbers. Yeah. And 12 digit में आपको लिखना है IN first two words of the information. राइट आप पूछना क्या चाहते हैं, कोई सवाल है क्या? सब लास्ट टाइम इंफॉर्मेशन वॉज गिवन बाय यू वॉज नॉट अप्रोप्राइट, सो द इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन मी नो इज द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. आई हैव रिसीव्ड द मेल. राइट चंद्रकांत जी. So what the confirmation that you have got from income tax department is that it is an alphanumeric number which is unique to all the securities, right? Yeah. Thank you very much. Right. As I have told you that where will you get this alphanumeric number? You will get it in the consolidated account statement. And yes, it is, it is an alphanumeric number of which the first three digits are, Indian equity or Indian debt or whatever, INE or INC or whatever. But, whatever line of digits, to get this information, you need your consolidated account statement, either the Demat account or the CAM statement where you will get this information. This is what was told to you last week. Yeah, right. Fine, let's move on and take our next caller. We are joined by Ashok from Modi Nagar. Good evening, Ashok, and welcome to the program. And please turn down the volume of your radio set. हेलो, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है. नमस्कार, ये आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, सवाल पूछिए. हाँ जी, हाँ. मेरा 2 क्वेश्चन है जी. पहला सवाल ये है कि आजकल मीडिया और एंटरटेनमेंट स्टॉक की कुछ मतलब क्या पोजीशन लग रही है, फ्यूचर क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि ये जो मार्केटिंग कंपनी है ना, ऑयल मार्केटिंग, इसमें कुछ लगता है जी? आपको क्या लग रहा है? ओके, फाइन. यस धीरेन्द्र जी. मुझे इतनी बारीकी से मीडिया और एंटरटेनमेंट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और ये प्रोग्राम भी उचित नहीं है आपके लिए ये जानकारी लेने के लिए. हम लोग म्यूचुअल फंड और छोटे निवेश बिल्कुल ठीक, निवेश के पे आधारित, और मेरे लगने के आधार पे आप अपना पैसा कभी ना लगाएं कि ऑयल मार्केटिंग कैसा कर रहा है या ये कैसा कर रहा है. पैसा आपका है, इसको थोड़ा ज्यादा बारीकी से और गहन अध्ययन करना चाहिए. अपने सभी श्रोताओं से आग्रह करना चाहेंगे हम कि आप आज के दिन यानी रविवार के दिन सिर्फ म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सवाल ही पूछिए, वही हमारे लिए सुविधाजनक है. दिल्ली से आमंत्रित कर रहे हैं हमारे अंतिम श्रोता बीरबल जी को. बीरबल जी, बहुत जल्दी अपना सवाल पूछ लें, समय कम है. नमस्कार सर. एक तो शेयर मार्केट का आगे क्या रुख रहेगा, शुगर सर्किट के बारे में बताइए जरा. जी नहीं, हम भी बड़े हैरान हैं शेयर मार्केट के रुख से, और कि इकोनॉमी कमजोर हो रहा है. लेकिन पहले क्वार्टर का रिजल्ट आया है, 40-50% की गिरावट है सेल्स में, प्रॉफिट्स में, और शेयरों के दाम में गिरावट वैसी नहीं हुई है. अभी भी बहुत बढ़त नहीं हुई है, लेकिन गिरावट नहीं हुई है. लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये और उस वजह से, अर्निंग्स कम होने की वजह से बाजार अभी बहुत महंगा लग रहा है. पर ये हो सकता है कम समय के लिए है, तो कहना बड़ा मुश्किल है. बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है कि कितने पूरी तरह से इस बात पे बाजार का दिशा निर्धारित होगा कि भविष्य में कितने तेजी से हमारा इकोनॉमी और हमारी कंपनियां अब रफ्तार से अपना कारोबार सुचारू तरीके से चला पाएंगी और दोबारा पुराने पास पे आ पाएंगे. तो 3 महीना लगेगा और या 9 महीना लगेगा, और ये इसकी मुझे ये गेस कर पाना या ये अटकलबाजी लगाना कठिन, बड़ा मुश्किल है, कठिन. जी, बस यहीं पर बड़े उत्साह के साथ श्रोताओं ने भाग लिया, और श्रोताओं की ओर से हम धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. धन्यवाद आपका. And before we close, a quick look at the top stories. Focus should be on making quality products that meet global demands, says Prime Minister Narendra Modi during a meet to boost manufacturing of Indian toys. Foreign investors pump in over 41,000 crore rupees in Indian capital markets so far in August. And America can stop business and decouple its economy from China, says US President Donald Trump. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics and the stock markets. But for now, from the entire team of Market Mantra, thank you so much for joining us. Goodbye and have a wonderful evening. Market Mantra.